नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू और अब हमारा कार्यक्रम देख रहे छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी हाँ, हर बार हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे कार्य किए हुए होते हैं, जो ऐसे कार्य किए होते हैं जिसके कारण वो आज सफल हैं। जो आज के हमारे मेहमान हैं, जो आज के हमारी शख्सियत हैं, वो है मिस्टर अरुण कुमार जी, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। आइए बाकी हम उनके बारे में उन्हीं से जानते हैं कि उनका राजनीति में करियर क्या रहा और किस तरह ये राजनीति में आए। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शालू जी, और आपने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया अपने इस मिलन न्यूज़ चैनल में। और आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और अपने शहरवासियों को धनतेरस की, दिवाली की, भैया दूज की और विश्वकर्मा की और छठ पूजा की मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और आपने आज हमें यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजनीति में 20-22 साल से हूँ और बचपन से वैसे तो मैं राजनीति को देखता आ रहा हूँ, घर से ही हम देखते आ रहे हैं। हमारे फादर और हमारे जो चाचा जी हैं वो हम सब मतलब शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और लगाव शुरू से ही हमारा कांग्रेस के साथ रहा है। सर, कांग्रेस से जुड़े रहने का क्या क्या ऐसी वजह है जो आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो, राजनीति में आए और लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो देश के लिए किया है, शायद ही वो किसी और पार्टी ने देश के लिए किया है। जो कुर्बानियाँ कांग्रेस ने देश के लिए दी हैं, वो शायद ही किसी और पार्टी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। और इसी वजह से हमारा जुड़ाव उनके साथ है, जो देश के लिए जीते मरते हैं, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके लिए जिए और मरे। हाँ जी सर। सर, आपका इंटरेस्ट राजनीति में कब से रहा? क्या मतलब आप राजनीति में क्यों आए? मतलब क्या विचार आए आपके मन में जिसके कारण आपने राजनीति में कदम रखा सर? देखिए, विचार तो ऐसा कुछ मतलब कि कहूँ कि मैं भी ऐसे बहुत बड़े बड़े कुछ विचार या ऐसा कुछ, हाँ, लेकिन राजनीति को चुनने का कारण ये रहा कि जो आज आप देख रहे हो, माहौल देख रहे हो भी, किस प्रकार से राजनीति को पूरी तरीके से, मैं तो कहूँगा कि एक तरीके से मैला ही कर दिया गया है। देखिए, राजनीति में ये सफ़ेद कुर्ता पजामा डालना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन इस सफ़ेद कुर्ते पजामे को सफ़ेद रखना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी सर। तो हम इसी कोशिश से ही राजनीति में आए हैं कि हम इसको सफ़ेद भी रख सकें और दूसरों को भी हम प्रेरित कर सकें कि राजनीति जो है वो सेवा का माध्यम है, ना कि देश को लूटने का माध्यम है। तो जब हम देखते हैं कि भाई किस प्रकार से मतलब देश की जो संपत्ति है उसको, मतलब कि राजनीति में आने के बाद कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, अपनी जो पद है उसको दुरुपयोग करते हैं, और जो जनता का पैसा है वो जनता के लिए होता है। और हम तो ये चाहते हैं कि वो पैसा, जनता का जो टैक्स है, जो टैक्स जनता पे करती है, वो उसको पूरा उसके पास तक पहुँचे, उसको उस पैसे का लाभ पूरा पहुँचे। और रही बात मतलब कि अगर कभी परमात्मा ने हमें मौका दिया ऐसा, तो हम ये जो राजनीति एक जो बेस था, वो राजनीति का बेस था सेवा। तो हम चाहते हैं कि वो बेस जो राजनीति का सेवा का था, हम उस सेवा भावना से ही लोगों की सेवा कर सकें, लोगों को दोबारा विश्वास दिला सकें कि राजनीति कोई गंदी चीज़ नहीं होती है, राजनीति भी एक अच्छी चीज़ होती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ने एक सोच रखी थी देश के प्रति, एक उनकी जो छवि थी और लोगों में उनका जो व्यवहार था, राजनीति के अंदर उनका जो मतलब कहने का एक इमेज रही है, बिल्कुल एकदम बेदाग छवि रही है। उसी तरीके की छवि हम बना करके दोबारा लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। सर, आपने कहा कि आप 22 वर्षों से राजनीति में हैं, तो सर अब तब 22 वर्षों से आप राजनीति में हैं, तो पहले जब से आपने राजनीति में कदम रखा तब से लेकर अब तक आपका सफ़र कैसा रहा राजनीति में? जैसे कुछ हम लोग देखते हैं कि राजनीति में क्या बदलाव आए 22 वर्षों में, सर ये बताइए सर। 22 वर्षों में तो हमने बहुत ऊंचा मतलब कि ऊपर नीचे बहुत देखा है। राजनीति के अंदर संघर्ष सबसे बड़ी बात आ जाती है कि राजनीति एक करना कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके अंदर संघर्ष बहुत ज़रूरी है। एक आम आदमी के लिए तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है, पैसे वालों के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक आम आदमी यदि राजनीति करना चाहता है तो उसके लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है। और एक खासियत और है संघर्ष की। क्या खासियत होती है? देखिए, पैसे वाला जो है वो
मतलब कि अपने पैसे के बलबूते पर लगा लो या और दूसरे तरीक़ों से लगा लो, वो राजनीति में आ जाते हैं और फिर उसका जो खामियाजा है वो जनता को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। लेकिन जो एक गरीब परिवार से और जो संघर्ष करके जिसने एक एक चीज़ को देखा है, जिसने एक एक चीज़ को नोटिस किया है, जिसने ज़मीन से लड़ाई लड़ी है, वो इंसान हमेशा लोगों के बीच में रहेगा, लोगों की सेवा करेगा। तो संघर्ष जो शील व्यक्ति रहता है वो राजनीति में कामयाब भी होता है और लंबा भी चलता है। सर, अब हाल ही में आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो किस पद पर हो सर? देखिए, मुझे पहले मैं महासचिव रहा हूँ ब्लॉक में, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तो अब मुझे पीछे पटेल नगर का प्रभारी, दिल्ली पटेल नगर प्रभारी लगाया गया था। उसके बाद मुझे यहाँ करनाल में अपना जो अपने नगर पालिका के चुनाव थे, तरावड़ी में था, गरोंडा में था, असंध में था, निसिंग में था। तो इसके लिए जो पार्टी ने सिंबल देना था, बट किसी कारण से वो सिंबल नहीं आ पाया। तो उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर पूरा अपना ऑब्जर्वर मुझे लगाया गया, तो हमने पूरा यहाँ पर अपना वर्क किया। और पार्टी को जो अच्छे लोग हैं, हमारा मकसद है पार्टी के साथ अच्छे से अच्छे लोगों को जोड़ने का, जिनकी छवि साफ है, जिनका मतलब कि विचारधारा अच्छी है, लोगों के प्रति समाज सेवी हैं। हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति में आएँ और कांग्रेस के साथ जुड़ें। सर, हाल ही में जो राहुल गांधी है, माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की गई है। सर, इस यात्रा के पीछे उनका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? कांग्रेस पार्टी जो अब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके विषय में बताएं सर। देखिए, यात्रा तो पहले भी काफ़ी लोगों ने की है। महात्मा गांधी जी ने भी यात्रा, दांडी यात्रा की। हाँ जी सर। तो और भी बहुत से संत रहे हैं जिन्होंने देश में यात्राएं की हैं। राहुल गांधी जी का जो मकसद उस देश को जोड़ने का है। आपने देखा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की। हाँ जी, भारत जोड़ो यात्रा। जोड़ो, तो जोड़ो का मतलब हो गया भी हर धर्म, हर जाति, ऊंच नीच, जितने भी सब लोग हैं उनको आपस में जोड़ने का। तो यही मकसद को लेकर के वो देश में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री पद या प्रधानमंत्री बनना या ना बनना वो एक अलग विषय रह जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जिस देश के अंदर आप पैदा हुए, जिस देश का आपने अन्न खाया, जिस देश का आपने नमक खाया, उस देश का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी आपकी होती है, उस देश को संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो आजकल की आपकी जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, उन्होंने किस प्रकार से इनके प्रति जो व्यवहार रखा है, आज हालांकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार में कभी आपने ये चीज़ें नहीं देखी होंगी जो आज आप इस सरकार के अंदर देख रहे हैं। मीडिया को किस तरीके से खरीद लिया जाता है और किस तरीके से मैनिपुलेट करके न्यूज़ों को लगाया जाता है। राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं जो अपने आप को उभार रहे हैं, अपने आप को और ज़्यादा निखार रहे हैं लोगों के बीच में जा कर के, और लोगों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और लोगों के साथ और जितना जुड़ सके उतना जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये एहसास मिले कि गांधी परिवार ने जो पहले देश के लिए किया था वही गांधी परिवार आज भी देश के लिए करने के लिए तैयार है। और प्रियंका गांधी जी भी आप देख रहे हो किस तरीके से हर प्रोग्राम में और हर उसमें, मतलब किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, किस प्रकार से जब यूपी के अंदर आपने देखा होगा पीछे महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुए हैं, उन सब को लेकर के उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई है प्रियंका गांधी जी ने। और कांग्रेस पार्टी का हर वर्कर आज इस सरकार के खिलाफ मुहिम चला के खड़ा है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो आपकी ज़मीनी स्तर पे लोगों से मिल कर के बात करने की बात हो। तो हम ये लगातार कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए और जो ये अंधभक्ति के अंदर लोग फंस चुके हैं इन्हें उससे बाहर निकाला जाए। ठीक है सर। सर, आप ये बताइए, जो हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, आदमपुर में भी होने वाले हैं, और पंचायत सरपंच के लिए चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस की कोई ऐसी रणनीति चुनावों को लेकर? देखिए, कांग्रेस ने अभी जो चुनाव हैं ये आदमपुर के अंदर है, और लोग आज आप देख रहे हो अभी किस तरीके से सरकार से त्रस्त है, महंगाई को लेकर के, और भी बेरोज़गारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और कानून जो व्यवस्था है वो ज़ीरो है। इन सब चीज़ों को लेकर के, और अभी आप देखो आज डॉलर की कीमत भी 83 के पार पहुंच गई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि भी आदमपुर में भी हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करेंगे। और रही बात सरपंच चुनावों की जो है और ज़िला परिषद के जो चुनाव हैं, उसके अंदर अभी तक पार्टी अपना कोई सिंबल नहीं दे रही है,
लेकिन पार्टी से समर्पित जो लोग हैं वो कुछ अपने साथी हैं या जो अपने साथ जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, वो चुनाव लड़ेंगे, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। सर और क्या क्या रणनीतियाँ बनाई हैं? ये तो होगी आपने बताया कि मुद्दे, ये कुछ मुद्दे हो गए, महंगाई, भ्रष्टाचार, काफ़ी इन सब, शिक्षा, इन सब को लेकर तो वो इन मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके अलावा और क्या रणनीतियाँ रहेंगी कांग्रेस की? रणनीति इसमें तो और इससे ज़्यादा रणनीति और क्या रहेगी? जो मुद्दे हैं, ये तो सेम मुद्दे होते हैं, जो तो हर कोई जो मुद्दे अधिकतर हैं मुद्दों के ऊपर ही, देखिए जो राजनीति है मुद्दों के ऊपर ही की जाती है। हाँ जी सर, ये तो है, लेकिन रणनीतियाँ भी अलग होती है सर। रणनीति अभी देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको, पार्टी ने सिंबल तो दिया नहीं है कि हम उसकी रणनीति को आपको बताएं कि हाँ भी कोई पार्टी ने सिंबल दिया होता तो शायद कुछ रणनीति की बात आती, लेकिन अब अपने अपने तौर पे सब चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने चुनाव को हैंडल कर रहे हैं। सर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे? मैं तो आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में जो वोट की कीमत है आप उसको समझिए, वोट को बेचने की कोशिश मत कीजिए। वोट को अगर यदि आप बेचोगे तो उसका खामियाजा भविष्य में आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। और मैं तो यही अपील करूंगा कि भी जब भी चुनाव आए तो ईमानदारी से, मैं ये नहीं कहता कि जो व्यक्ति आपको अच्छा लगे, जो व्यक्ति की छवि आपको अच्छी लगे, आप उसको वोट दीजिए जो आपके लिए काम कर सकता हो। बस मैं यही मतलब कि अपील लोगों से करना चाहूँगा वोट के प्रति। सर आप जिस मुकाम पे आज खड़े हो, तो सर इस सब का श्रेय किसको देना चाहोगे? देखिए, श्रेय तो पार्टी का ही होता है, कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन हमारे साथ जो हैं हमारे बड़े भाई शमशेर सिंह गोगी जी हैं और हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी हैं। देखिए, लोगों को वैसे कहते हैं भी एक गुरु नहीं मिलता राजनीति के अंदर, लोग ढूंढते हैं हमें हमारा कोई एक गुरु बन जाए, लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे पास जो दो गुरु हैं, एक तो देवी के रूप में बहन कुमारी शैलजा जी हैं और हमारे एक बड़े भाई के रूप में लगा लो, हमारे गुरु जी लगा लो, शमशेर सिंह गोगी जी हैं, जो कि बिल्कुल राजनीति में अगर आप इनकी छवि देखोगे, जो इनका आप विचार और इनकी जो कार्यशैली रही है अपने जीवन के अंदर लोगों के प्रति जो रही है, आगे यदि आप वो देखोगे तो इतनी साफ़ सुथरी छवि के, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि भी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनना तो आसान है लेकिन उसको सफ़ेद रखना मुश्किल है। तो हमारे इसी प्रकार के दोनों नेता हैं ये जो कांग्रेस के अंदर हैं, जिन्होंने ना केवल इस कलयुग के अंदर भी मतलब कि अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा, और वो भी ऐसी राजनीति में जो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, उसके बावजूद भी अपने आप को साफ़ सुथरा रखा है और लोगों की पूरी ईमानदारी से सेवा की है। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे दो गुरुओं का साथ मिला हुआ है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सर जैसे आजकल बात की जाए अपोजिशन की, हर एक पार्टी अपने अलग अलग रूल्स लेके आ रही कि मत, जैसे आपने मुद्दों की बात की थी कि मुद्दे पे ही लड़ाई की जाती है, जैसे आम आदमी पार्टी है उनका मुद्दा शिक्षा को लेकर है, तो कांग्रेस ने शिक्षा को लेकर किस तरह के मुद्दे बनाए हैं? और जो आम आदमी पार्टी के जो मुद्दा लेकर है शिक्षा क्रांति, हाल ही में अब उनका शिक्षा क्रांति दिवस भी मनाया जाता है हर सप्ताह, तो सर इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा को लेकर के कांग्रेस शुरू से ही, आज यदि हम किसी मुकाम पे पहुँचे हैं या आप जो जितने भी राजनीति के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं या आज जो आप देख रहे हो भी एजुकेटेड पर्सन्स हैं, आईआईटी की बात हो, एम्स की बात हो, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, वो हिंदुस्तान के अंदर राजीव गांधी जी की देन, इंदिरा गांधी जी की सोच और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी कि हम हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाएंगे जो पढ़ा लिखा युवा हो जिस देश के अंदर, और ताकि इस देश को तरक्की की राह पर ले जा सके। आप देखिए, आज हिंदुस्तान से पढ़े हुए लोगों की डिमांड विदेशों में कितनी है। आप देखेंगे डॉक्टर्स की बात कर लो, चाहे आप इंजीनियर्स की बात कर लो, चाहे आप आईटी सेक्टर की बात कर लीजिए, आप देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ते लिखते हैं और उसके बावजूद उनकी डिमांड अमेरिका हो और जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, आप देखिए लगातार बच्चे वहाँ पर मतलब कि चाहे अब तो खैर बेरोज़गारी की वजह से भी आप लगा लीजिए, इंडिया में तो बेरोज़गारी है। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा कहता है कि एक जो विद्यार्थी है वो अपने देश में पढ़ेगा तो अपने देश के विकास के लिए आगे लेके जाएगा, लेकिन आप कह रहे हो कि बाहर सेटल हो जाते हैं वो बच्चे जाके, ऐसी क्या वजह है सर? देखिए, ऐसा है कि भी चलो ठीक है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा जो युवा है ना, लोग देखिए हर इंसान तरक्की की तरफ बढ़ता है, तो वो चाहता है कि मैं अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। हाँ जी सर। तो आप किसी की इच्छाओं को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी देश होता है, हमें अपने देश के लिए भी सोचना चाहिए। हाँ, जब कांग्रेस का राज था, देखिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है
रोज़गार का। हाँ जी सर। यदि आपके देश में रोज़गार मिल रहा है तो आप देश छोड़ के क्यों जाएंगे, सोचने वाली बात ये है। हाँ जी सर। ठीक है, आप फर्दर पढ़ाई के लिए जाते हैं या कुछ एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, तो वहाँ जा कर के आप, कुछ लोग सेटल भी हो जाते हैं, कुछ वापस आके देश की सेवा भी करते हैं। तो लेकिन आज जो माहौल है पिछले 7 सालों से, जब से देखिए नोटबंदी रही हो, ये हाँ जी जीएसटी सर। का प्रकरण रहा हो, उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें आई, अब कोरोना आया, उसके बाद मतलब देश के अंदर लगातार जो इकोनॉमी है वो गिरावट की तरफ गई। जॉब सेक्टर्स बिल्कुल, जो सेक्टर्स हैं बिल्कुल, जॉब की जो रास्ते थे सब बंद हो सब गए। बंद हो गए सर। लोगों को, जो बेरोज़गार युवा हैं, उनको कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। और आज की डेट में देखिए, जो बाहर का चलन है, विदेशों का चलन, आप करनाल से ही अगर उठाएं तो अच्छे जो परिवार के लोग हैं, जिनके पास गुंजाइश है थोड़ी बहुत भी होती है, तो उनके जो बच्चे आज देखा देखिए एक दूसरे को, आप ये देखिए मुगल के नाल पे या बस स्टैंड के पीछे आप देखें कितने आईलेट्स के इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुले हुए हैं। तो लगातार हर साल बच्चे, मैक्सिमम बच्चे देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और वो कोई मुसलमान नहीं है, वो हिंदुओं के बच्चे हैं। हाँ जी सर। इस हाँ जी देश सर, में इस जो देश हिंदू की- मुसलमान की जो चल रही है, हाँ जी। जो आजकल बढ़ावा दे रखा है जिस चीज़ को सरकार ने, जातिवाद को, उसमें देखिए तो हिंदू के बच्चे इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं। सोचने वाली बात आज की डेट में ये है कि अभी सरकार की जो रोज़गार की नीतियां थी वो बिल्कुल विफल हैं, रोज़गार वो दे नहीं पा रहे हैं। आज मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी वो 75,000 नौकरियों के सर्टिफिकेट बांटेंगे। हाँ सर, ये आज तक मैंने इतिहास के अंदर मतलब कभी ऐसा नहीं सुना कि अभी प्रधानमंत्री जी अपने आप को इस तरीके से मतलब शो करें कि हाँ भी ये 75,000 नौकरियां हम अपने हाथों से सर्टिफिकेट दे के। इतिहास में इतनी नौकरियां, पिछले जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने देश में इतनी नौकरियां पैदा की, इतने युवाओं को रोज़गार दिया, इतने मतलब के सेक्टर्स डेवलप किए, लेकिन उन्होंने कभी आज तक ऐसा बखान नहीं किया। सर, जैसे आपने गोदी मीडिया की बात भी की कि अपोजिशन को ज़्यादा दिखाया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन सर जैसे अब आपने मोदी जी की बात ही की, प्रधानमंत्री जी की, तो सर जैसे राम मंदिर बना, कुछ ऐसे बड़े बड़े मुद्दे थे जिन्हें मतलब जो काफ़ी सालों से अटके हुए थे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाए। तो सर इस पे क्या विचार है सर आपके? देखिए, क्योंकि कहीं आस्था, कुछ ना कुछ कहीं तो अच्छा ही था सर। देखिए आस्था देखिए, झगड़ा खत्म करने वाली बात ही है सर एक तरह से। मेरी बात सुनिए ना, आप ये देखिए भी आस्था से हम भी जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, सब जुड़े हुए हैं। हाँ जी। भगवान राम हमारे दिल में भी हैं, आपके दिल में भी हैं, सबके दिल में भगवान राम है। ठीक है, रही बात मंदिर की, तो इस मंदिर का यदि जो ताला, आपको मालूम होगा कि भी इस मंदिर का ताला जब खुलवाया गया था तो सबसे पहले राजीव गांधी जी ने इस मंदिर का ताला खुलवाया था। शायद आपको नहीं मालूम होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या है कि सिर्फ एक बखान कर देना इस तरीके से, क्या उस समय भी ये फैसले हो सकते थे? ठीक है, ये फैसले सारे उस समय भी किए जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति की वजह से एक दूसरे को दबाने की कोशिश की जाती थी कि हाँ भी इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कहीं इस वजह से, और आज भी अगर आप 370 की बात करते हो तो 370 पूरी तरीके से अभी वहाँ पर हटाई नहीं गई है, वो भी अभी कोर्ट के अंदर उस मैटर को पेंडिंग रखा गया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, भगवान राम का मंदिर, हम सब चाहते हैं कि भगवान राम का मंदिर बने, अयोध्या के अंदर बन रहा है, हम सबको खुशी है। हाँ जी सर। ठीक है ना, हम सब आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं, और सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से सेवा करते रहते हैं। सर, धर्मनिरपेक्ष राज्य अपना देश है, तो धर्मों की बात नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर अब आप रहेगा देख सर। लीजिए, जो सिख समुदाय के लोग हाँ हैं, जी। यदि हम सेवा भावना की बात करें तो आपने देखो कि पीछे कोरोना के अंदर भी रही हाँ वो जी। बात, तो किस प्रकार से, आज से नहीं काफ़ी समय से ये जो कौम है वो सेवा भाव में सबसे हाँ आगे जी रहती सर। है। तो अब आप देखिए, यहाँ करनाल में भी कोरोना काल के अंदर हमने बहुत काम किया, और कोरोना के अंदर भी मैं आपको बता दूँ, ये सरकार, जो सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए थी, वो सरकार बिल्कुल ज़ीरो थी। हम लोग भी देखो, कोरोना से हर आदमी डरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हम कांग्रेस के वर्कर, हम लोगों ने उन ज़रूरतमंद लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जिनको राशन की ज़रूरत थी, और मतलब कि एक एक परिवार को हमने ढूंढ ढूंढ करके, हाँ भी अगर किसी को ज़रूरत हो, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिल करके हमने घरों तक राशन पहुंचाने का काम किया। जो लोगों बहुत तरीके से, बुरी तरीके से त्रस्त थे, काम था नहीं, घरों में मतलब कि दुबक के बैठे हुए थे कोरोना की वजह से, डर की वजह से, और उसके बावजूद हमने लोगों की पूरी सेवा की। इस कोरोना से डर की बावजूद भी लोगों की हमने सेवा की, हम लोग सड़कों पे रहे,
और बाकी पार्टी में आप देख लो, चाहे बीजेपी थी, चाहे इनेलो थी या और आम आदमी पार्टी थी, कहीं आपको कोई नज़र नहीं आया था जब ज़रूरत थी लोगों की। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत रही, मास्क की ज़रूरत रही, हम सब ने मिल करके ये वितरण भी किए, दवाइयाँ तक हमने लोगों को वितरण की। ये थे हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में अरुण कुमार जी, जिन्होंने राजनीति से जुड़ी कुछ बातें बताई और कुछ अपने जीवन से जुड़ी ऐसी बातें बताई जिसके कारण वो आज राजनीति में खड़े हैं और राजनीति के महान दिग्गजों में से एक हैं। तो आज हमारी छोटी मुलाकात बड़ी बात कार्यक्रम में ये बात निकल के सामने आई कि एक जो वोटर है, जो वोट करता है, उसे अपने वोट को निष्पक्ष भाव से देना चाहिए, उसे अपना वोट नहीं बेचना चाहिए। और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में अरुण कुमार जी है, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।